स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही चर्चित किताब है, अमीर डैड गरीब डैड। उसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये किताब काफी लोगों ने पढ़ी है और इस पे चर्चा भी खूब होती है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो कियोसाकी के जीवन के दो पिताओं की सोच का एक दिलचस्प कंट्रास्ट दिखाते हैं। हाँ, एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी कर्मचारी थे, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता एक बिजनेसमैन, जिन्हें वो अमीर डैड का दर्जा देते हैं। सही। और इसी विरोधाभास से किताब की सीख निकलती है। तो हमारा मकसद यही है कि इस किताब की जो मुख्य बातें हैं, जो जरूरी सीखें, उनको थोड़ा समझें, उनको खंगालें। हाँ जी। तो शायद सबसे पहली और एक तरह से चौंकाने वाली बात जो ये किताब बताती है वो है संपत्ति, यानी एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज के बीच का फर्क। हाँ, ये सुनने में बहुत सीधा लगता है। लगता तो है ना। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। आसान। हाँ, पर यहाँ एक पेंच है, जैसा किताब बताती है। क्या पेंच है? पेंच ये है कि कई बार हम जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जैसे शायद अपना घर। हाँ, घर तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है ज्यादातर लोगों के लिए। हाँ, पर किताब कहती है कि अगर वो घर लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, मेंटेनेंस में, लोन में, तो वो असल में एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। अच्छा, ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। और यही इस किताब का एक केंद्रीय विचार है। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये पैसे को देखने का पूरा नजरिया है, एक माइंडसेट है। कियोसाकी इस बात पे जोर देते हैं कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, स्कूल, कॉलेज, हाँ, वो हमें अच्छा छात्र बनना सिखाती है, एक सुरक्षित नौकरी पाना सिखाती है, पैसा कमाना सिखाती है। हाँ, वो तो है, डिग्री लो, नौकरी करो, पर वो हमें पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना या पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, ये नहीं सिखाती। अच्छा। और यहीं पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व आता है, जो अमीर डैड सिखाते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई आपको नौकरी दिलाएगी, पर पैसे की समझ वो अलग से सीखनी पड़ेगी। हाँ, एक तरह से पेशेवर कौशल अलग चीज है और वित्तीय कौशल कि उस कमाए हुए पैसे का करना क्या है, वो बिल्कुल अलग। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बात किताब में है कि सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। जी। इसका मतलब क्या हुआ कि नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। हाँ, नौकरी का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि आप नए स्किल्स सीखें, जैसे बिक्री के स्किल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या शायद बिजनेस कैसे चलाते हैं वो सीखें। भले ही वो आपकी मौजूदा नौकरी का सीधा हिस्सा ना हो। हाँ, भले ही वो सीधे ना जुड़े हों, पर वो भविष्य में आपकी संपत्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कम तनख्वाह पर काम करो बस सीखने के लिए? प्रैक्टिकल है ये? हाँ, ये एक वैलिड सवाल है और यहीं पर किताब की थोड़ी आलोचना भी होती है। अच्छा। विचार तो बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक है कि भाई स्किल ज्यादा जरूरी है पैसे से, लेकिन आलोचक कहते हैं कि किताब ये ठीक से नहीं बताती कि अगर आप कम सैलरी पर सीखने पर फोकस कर रहे हैं तो रोज के खर्चे कैसे चलेंगे। हाँ, ये तो बात है। वो क्यों पर ज्यादा जोर देती है, कैसे पर थोड़ा कम। लेकिन इसका जो बड़ा मतलब है वो ये है कि आज के जमाने में नौकरी की सुरक्षा तो वैसे भी कम हो गई है। हाँ, वो तो है। जॉब सिक्योरिटी अब पहले जैसी नहीं रही। तो कियोसाकी के हिसाब से सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना खतरनाक है, इसलिए जरूरी है कि आय के कई स्रोत, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कला सीखी जाए, ताकि अगर एक स्रोत बंद हो तो दूसरा चलता रहे। बिल्कुल, ये आपको ज्यादा सुरक्षा देता है। तो कुल मिलाकर किताब प्रेरणा तो जबरदस्त देती है। मैंने सुना इसकी कहानी कहने का ढंग काफी आसान है, दिलचस्प है, लोगों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, प्रेरणा के मामले में तो ये किताब वाकई बहुत सफल है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर उन लोगों के लिए अच्छी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, फाइनेंस की दुनिया में नए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी जो कहानी वाली शैली है, दो पिताओं का वो कंट्रास्ट, वो इसे पढ़ना आसान बना देता है और याद भी रहता है। ये लोगों को पक्का निवेश करने या अपना कुछ शुरू करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। तो इसीलिए शायद शुरुआती लोगों के लिए इसे 5 स्टार मिलते होंगे रेटिंग्स में। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, इसकी व्यावहारिक उपयोगिता पर सवाल उठते हैं। एक्शन लेने लायक सलाह कम है। हाँ, निवेश कैसे करें, कौन सा निवेश करें, इस पर कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिलती। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहानियां थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी गई हैं और रियल एस्टेट पर शायद कुछ ज्यादा ही फोकस है। अच्छा। और कहीं कहीं बातें रिपीट भी होती हैं। हाँ। कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज बार बार दोहराए गए हैं। तो अगर रेटिंग्स को देखें, स्पष्टता के लिए 4 स्टार,
प्रेरणा के लिए 5, प्रैक्टिकल यूज के लिए 3 और शुरुआती लोगों के लिए 5। ये रेटिंग्स तो काफी कुछ कह रही हैं। हाँ, ये दिखाती हैं कि किताब का मकसद शायद जगाना ज्यादा है, रास्ता दिखाना कम। मतलब ये माइंडसेट बदलने के लिए, पहला कदम उठाने के लिए बहुत अच्छी है, पर शायद पूरी प्लानिंग के लिए ये अकेली काफी नहीं है। सही कहा। ये किताब उन स्टूडेंट्स के लिए या जो नौकरी पेशा लोग अपनी 9 to 5 वाली जिंदगी से थोड़ा ऊब चुके हैं, या कोई भी जो पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहता है हाँ। और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहता है, उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। ये आपको जगा सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत का सार मुझे लगता है किताब की उस एक लाइन में है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। बिल्कुल, यही अमीर डैड का मूल मंत्र है और पूरी किताब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और अंत में एक सवाल जो शायद हमें सोचना चाहिए, ठीक है, मान लिया कि ये किताब निवेश की कोई सटीक रेसिपी नहीं देती है, हाँ। पर क्या ये हमें कम से कम अपनी जो मौजूदा वित्तीय आदतें हैं, जो हमारे रोज के फैसले हैं पैसों को लेकर, उन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है? जरूर करती होगी। क्या हमारे खर्चे, हमारी बचत, हमारे छोटे मोटे निवेश, क्या वो हमें संपत्ति बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, या हम अनजाने में सिर्फ देनदारियां ही जमा करते जा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, और सिर्फ ये सवाल पूछना शुरू कर देना भी शायद इस किताब को पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा है।